हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक मैकेनिकल वेव को, जो ट्रैवलिंग वेव है, उसको हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था, y इज इक्वल्स टू a cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पर k जो था वो वेव नंबर था, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी और फाई जो है वो इनिशियल फेज है, और यहाँ पर a जो है वो एम्पलीट्यूड है, जो कि रियल एम्पलीट्यूड है। इसी वेव को, इसी एक्सप्रेशन को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं, साई इज इक्वल्स टू a e टू द पावर i kx माइनस ओमेगा टी। तो हमें पता है कि जो वेव्स होती हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटरफेरेंस शो करती है। कोई भी दो पार्टिकल आपस में इंटरफेयर नहीं करते, वेव्स जो हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं। तो इसको देखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आइए जरा उसको हम देखते हैं क्या होता है जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं। तो आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेव है y1 इज इक्वल्स टू a1 cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव 1, और जो दूसरी वेव है उसका एक्सप्रेशन है y2 इज इक्वल्स टू a2 cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव 2। यहां पर देखने की बात यह है, जो पहली वेव है उसका एम्पलीट्यूड a1 है और फेज फाइव 1 है, और सेकंड जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड a2 है और फेज फाइव 2 है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका डिस्प्लेसमेंट इन दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा, यानी y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। यहां जो y है दैट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। So for the sake of simplicity, इस वेव के एक्सप्रेशन को हम कॉम्प्लेक्स नोटेशंस में लिखते हैं। तो psi1 इज इक्वल्स टू, दिस इज द फर्स्ट वेव a1 एक्सपोनेंशियल i kx माइनस ओमेगा टी, वेयर a1 इज इक्वल्स टू स्मॉल a1 e टू द पावर i फाइव 1, एंड psi2 इज इक्वल्स टू a2 एक्सपोनेंशियल i kx minus omega t, where a2 is equals to a2 e to the power I phi 2. Now the resultant of these two waves, psi will be psi1 plus psi2, and this will be a1 plus a2 exponential I kx minus omega t. So now this is the complex amplitude and we can write it as a. So now we can write the resultant wave psi is equals to a exponential I kx minus omega t. So now we are having a resultant wave displacement a exponential I kx minus omega t, where a is equals to a1 plus a2, and remember this is a complex amplitude. So now we can find the real value of this complex amplitude. That will be the resultant amplitude, which is the real amplitude,
and that is nothing but under root a mod square, and that is under root a1 plus a2 star a1 plus a2. So now you can solve this, and this will be a1 exponential I phi 1 plus a2 exponential minus I phi 2, a1 exponential I phi 1 plus a2 exponential I phi 2. And now we can solve this. This will be a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 exponential I delta plus exponential minus I delta upon 2, where delta is equals to phi 1 minus phi 2. That is phase difference between two waves. So now you are having under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos delta, because this term is nothing but cos delta. So now you are having a resultant real amplitude of the two waves. So now ये जो है ये एक्सप्रेशन था हमारा रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड का, अगर a1 और a2 इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड्स हैं और कॉस और ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा जो है ये फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस हैं, एक में फेज डिफरेंस 0 है क्योंकि ये दोनों वेव्स एक ही जगह से स्टार्ट हो रही है, एक ही पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो पाई है 180 डिग्री। तो उस इन दोनों केसेस में हम देखते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा। तो फर्स्ट वेव यहाँ पे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो a1 प्लस a2 होगा, दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो cos डेल्टा है वो cos 0 होगा और cos 0 जो है वो 1 होता है। तो दिस विल बी a1 प्लस a2। और इस केस में अगर हम देखें तो दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज पाई, तो उस केस में जो cos डेल्टा होगा वो हमारा पाई होगा, cos पाई, और cos पाई इज -1। So in that situation the amplitude will be a1 minus a2। इस केस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस केस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होता है तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग देख रहे हैं अगर एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है उस केस में। तो हमने आज देखा कि कैसे दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं और उनको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।